गुर्जर दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम आज आपको समाज की ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने कार्यों के आधार पर हम सबको गौरवान्वित किया है। ये हैं राजस्थान के राजसमंद ज़िले की कुंभलगढ़ तहसील के रहने वाले और वर्तमान में गुजरात के वलसाड ज़िले में वापी कस्बे में अपना बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन कहें या समाज सेवी कहें, या मैं तो ये कहूँ कि ये सबसे बड़े गुर्जर समाज के पर्यावरण प्रेमी हैं। ये हैं नानजी भाई गुर्जर। नानजी भाई गुर्जर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा। नमस्कार, मैं लक्काजी की बागल गंगा सागर गांव, कालीजर पंचायत, कुंभलगढ़ तहसील मेरी जन्मभूमि है राजस्थान, और मेरी कर्म भूमि वापी, चल्ला, उमरगांव, गुजरात है। नानजी भाई, आपका जो सफ़र रहा गांव से लेकर के गुजरात तक का, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आप कैसे, क्या परिस्थितियाँ रही कि जो आप अपना जन्मभूमि छोड़ करके यहाँ आए और यहाँ आकर के आपने मेहनत करके एक ऐसा टेक्निकल काम आपने पकड़ा कि जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं, लेकिन आपने उस काम को बखूबी अब तक किया है और आपकी कंपनी का या आपके संस्था का एक नाम आज इंडिया भर में जाना पहचाना नाम है। तो कृपया वो समय से बताइए कि आपकी क्या परिस्थितियाँ रही कि आप गाँव छोड़ करके आपको यहाँ आना पड़ा, फिर यहाँ आकर के आपने कैसे संघर्ष किया। तो आपके संघर्ष से हमारे समाज के युवा भी प्रेरणा लेवें, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। हमारे बचपन का जो समय था, हमारे माता पिता की जो स्थिति थी वो बड़ी एक गरीब परिवार से थी, तो मजदूरी दायड़ी करके हम लोग को बड़ा किया नाथद्वारा में। और 82 में जब मैं 9 साल की उम्र का था, तब मैं होटल में 7 रुपये महीने में नौकरी लगा था, और 7 रुपये महीने की नौकरी करके मेरा दिमाग होटल में काम करने से एक अच्छा विकसित दिमाग हो गया था। तो फिर मेरे को गुजरात में एक जैन समाज के सेठ थे, भीमराज जी, वो मेरे को 86 में कार में बैठा के वलसाड गुजरात में लेके आए थे किचन में काम करने के लिए, फैक्ट्री में। तो किचन में तो काम करता था, लेकिन साहब लोग को, इंजीनियर लोग को चाय पिलाते पिलाते वो लेथ का काम, और उनकी वो 1000 रुपये रोज़ पगार लेते थे। उस समय 86 88 में 1000 रुपये पर डे पगार था उस व्यक्ति का। तो वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि 1000 रुपये रोज़ पगार ले रहा, मेरा पगार 12 महीने का 1000 है, तो मैं क्यों नहीं इसके जैसा काम सीखूं। बस वही चीज़ मुझे आज समाज के सामने एक समाज सेविक, एक उद्योगपति और एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में खड़ा कर दिया। नानजी भाई, आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं छोटी उम्र में बाहर आ गया, बाहर आकर के आपने इंजीनियरिंग जहाँ काम करते थे वहाँ के बारीकियों को सीखा, समझा, उसके बाद में आपने ये जो सेटअप है आपका, कंपनी की स्थापना कब की और कैसे की? मैंने लास्ट सेठ सिसोदा, रमेश कुमार अमेरलाल जैन हैं, सिसोदा के हैं सेठ, हमारे गांव के बाजू में। उनके यहाँ लास्ट नौकरी थी मेरी, 99 से 2003 तक सर्विस की उनके यहाँ। उन्होंने, वो एक मामासा थे बहुत बड़े, और उन्होंने मेरे को एक गुजर होने के नाते उन्होंने मुझे पाला और उन्होंने मुझे समझा, और उन्होंने मुझे लाखों रुपया दिया इस इंजीनियरिंग काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया, और मुझे प्रोडक्शन बोनस दिया, प्रोडक्शन पे पैसा दिया। और मेरे को 2003 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, तब मैं 7000 में उनके पास लगा था 99 में, और 2003 में नौकरी छोड़ी थी तो 70,000 रुपये पगार था मेरा। उसके अलावा प्रोडक्शन बोनस वगैरह बहुत कुछ था। 2003 से मैंने अपना व्यापार स्टार्ट किया नौकरी छोड़ के। तो साल का 5 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर था। आज मेरा टर्नओवर करोड़ों में हो रहा है, और 50 से 60 वर्कर जो है, कामदार लोग जो है, वो मेरे इस आशापुरा हाइड्रोलिक में काम कर रहे हैं, और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट में भी 6 से 7 स्टाफ है। नानजी भाई, आपका जो रुझान तो समाज सेवा की तरफ बचपन से रहा है, लेकिन जो काम आपने इंजीनियरिंग का पकड़ा वो बहुत कठिन काम है, जिम्मेदारी का काम है। उसके बावजूद आपका रुझान समाज सेवा की तरफ या पर्यावरण की तरफ कैसे झुका, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने इस बारे में सोचा कि मेरे को ये काम करना चाहिए? मैं 2008 से समाज के विभिन्न संस्थाओं में जाता था, हर समाज के अंदर जाता था। राजस्थान में अपने गुजर गौरव बिरादरी के अंदर हमारा 2008 में पहली बार जाना हुआ।
फिर तब से मैं गुर्जर समाज के हर प्रोग्राम को अटेंड करता हूँ। तो मुझे पन्ना दही के बारे में ज्ञान आया कि पन्ना दही हमारे मेवाड़ की थी, हमारे कोमलगढ़ में उनकी कर्म भूमि थी। तो हमें सब संस्थाओं पे, सब महान आत्माओं पे, सब गुर्जर समाज के हर एक व्यक्ति के ऊपर हर एक व्यक्ति काम कर रहा है। कोई देवनारायण पे कर रहा है, कोई मीर भोज पे कर रहा है। तो मैंने बोला पन्ना दही मेवाड़ की है तो मेवाड़ के ऊपर, पन्ना दही के ऊपर कुछ काम हम भी करें, जिसे मेवाड़ की पन्ना दही को दिल्ली तक पहुँचाए। क्योंकि दिल्ली वाले लोग मेवाड़ तक आकर मीर भोज को और अपने राजा का प्रचार करते हैं, देवनारायण का प्रचार करते हैं। तो क्यों नहीं हम पन्ना दही का प्रचार भी पूरे भारत में करें। तो पन्ना दही को पर्यावरण से जोड़ दिया। आप चूँकि शुरुआत में रुझान आपका पर्यावरण का था, पर्यावरण को लेकर के आपने कई बार गुजरात से लेकर राजस्थान की यात्रा भी की, लोगों में चेतना भी लाने का प्रयास किया और उस चेतना के प्रयास में कई लोग आपसे जुड़े भी। उसमें अचानक पन्ना दही कहाँ से आपने जोड़ने का प्रयास किया, या पन्ना दही को जोड़ने का जो रुझान था वो आपने किस उद्देश्य से किया? पन्ना दही क्योंकि दोनों पहलू अलग है, पर्यावरण प्लस पन्ना दही दोनों चीज़ अलग अलग है, लेकिन आपने पर्यावरण के अंदर पन्ना दही को जोड़ा, इसके पीछे आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? पन्ना दही को पर्यावरण से जोड़ने का उद्देश्य था कि पर्यावरण 36 ही हर मानव प्राणी को, करोड़ों जीव जंतु को पर्यावरण से ही जीवन दान मिलता है। तो पन्ना दही को पर्यावरण से जोड़ लिया, इसलिए कि पर्यावरण जो भी पौधा हमसे दान लेता है, हम पौधा करीबन 2 से 2.5 लाख पौधे मैंने राजसमंद जिले में, या गुजरात से, वलसाड़ से, उमरगांव से चालू करता हूँ, कोमलगढ़ तक, आसीन तक मैं जाता हूँ पौधे देते, वितरण करते करते। तो पन्ना दही महाराणा प्रताप बनाओ, निर्मल भारत बनाओ करके ये योजना हमने बनाई। उसके तहत 36 समाज को पौधे दिए जाए और पौधों को पर्यावरण के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से पन्ना दही का नाम उनके घर में और उनके परिवार में पहुँचे। फिर वही बात आती है कि पर्यावरण, पन्ना दही, अब आपने महाराणा प्रताप भी नाम ले रहे हैं, तो ये जो दायरा है ये सारा त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जिसको ट्रायंगल एंगल बोलते हैं। ये कहीं न कहीं स्थिति ये आ रही है कि कहीं मैच नहीं कर रहा है। नहीं, तो इसको आपको संतुलन को कैसे बनाए रखेंगे कि महाराणा प्रताप, पन्ना दही प्लस पर्यावरण, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दूरियां रखती हैं आपस में। आपने ट्रायंगल को मिलाने का प्रयास किया है, तो इस संतुलन को क्यों लोगों की समझ में इस चीज़ को ये नहीं आ रही कि यार नानजी भाई का काम कर तो रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा उनको भी समझाने का प्रयास कीजिए कि ये चीज़ क्या है, कि आपने पहले पर्यावरण, उसके बाद में पन्ना दही, अब महाराणा प्रताप को आप ला करके फिर निर्मल भारत की, जो कि भारत सरकार की योजनाओं या राजस्थान सरकार की योजनाओं को उसमें घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं कई प्रकार की कि यार ये आदमी मेहनत तो कर रहा है लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा उद्देश्य लोगों को बताए तो बेटर रहेगा कि इस संस्था को नया बल मिलेगा, नए लोगों का आप सहयोग करने वाला का एक रुझान आपकी तरफ बढ़ेगा। तो उस पर प्रकाश डालिए। ऐसा है, माता पन्ना दही जो राजघराने में उन्हें जो जगह मिली थी, जो उपाधि मिली थी महाराणा उदय सिंह को, उदय सिंह की धाई माँ बनने का, अगर उदय सिंह की धाई माँ का रोल अदा नहीं करती माता पन्ना दही, तो माता पन्ना दही का भारत में आज नाम नहीं होता। उदय सिंह के सुपुत्र थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप को पूरा विश्व जानता है। मीराबाई को और महाराणा प्रताप को, मेवाड़ से मीराबाई जानी जाती है पूरे विश्व में कृष्ण भक्त के रूप में, महाराणा प्रताप जाने जाते हैं वीर योद्धा के रूप में। और पन्ना दही का प्रचार प्रसार ना होने के कारण महाराणा प्रताप को अगर पन्ना दही के साथ जोड़ा जाए तो पन्ना दही महाराणा प्रताप की दादी के रूप में खड़ी होती है। इसलिए हमारी समाज को ये गौरव होना चाहिए कि महाराणा प्रताप, पन्ना दही और निर्मल भारत बनाओ, ये योजना को हम लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक सामाजिक प्राणी होने के कारण पन्ना दही को महाराणा प्रताप से जोड़ना नहीं, वो जुड़ी हुई है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हम महाराणा प्रताप, पन्ना दही, महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं, इसलिए पन्ना दही का मान सम्मान बढ़ेगा महाराणा प्रताप को साथ लेने से। चलो नानजी भाई, थोड़ा अब आपकी जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है, इसके वर्तमान जो कार्य हैं और आने वाले साल की आगामी जो योजनाएं हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि वर्तमान में आप क्या काम कर रहे हैं और आने वाले 12 महीने में आपके पास कौन कौन से कार्य होंगे जो आप संस्था के माध्यम से आगे करेंगे। आज दिन तक हम लोग ने करीबन 2.5 लाख पौधे वितरण किए घर घर जाकर। पहली बार हमने ये साल में 2022 में 3000 पौधे
पन्नाधाई वन स्थली बनाने के रूप में हमने खड़े लगा दिए हैं। गुजरात से पौधे ले जाके लगाए हैं 5 से 12 फीट के, और टोटल पानी सप्लाई, पानी जो टैंकर से ही सप्लाई हो रहा है, पानी का कोई रास्ता नहीं, पहाड़ के ऊपर लगाए हमने। वहाँ हम माता पन्नाधाई का पहला मंदिर बनाने की योजना में हमारे विचार काम कर रहे हैं। समाज के साथ हम लोग मेल बांट कर इस बातों को शेयर करेंगे। और देवनारायण भगवान का मंदिर बनाना और माता आशापुरा का मंदिर बनाना, आशापुरा का मंदिर, देवनारायण भगवान का मंदिर और माता पन्नाधाई का मंदिर, इन 3 मंदिरों के निर्माण के ऊपर हमारा विचार चल रहा है। और देवनारायण वनस्थली, पन्नाधाई वनस्थली, आशापुरा वनस्थली, ऐसे करके हम 5 से 9 11 हज़ार पौधों की वनस्थली बनाई जा रही है, जिसे हमारे पूर्वजों को, जैसे देवनारायण भगवान जहाँ भी जाते थे तो वनी छोड़ते थे, ऐसे हम लोग ने देवनारायण भगवान वनी भी हम लोग बना रहे हैं। और आने वाले समय में 8 मार्च के बाद में हम लोग माता पन्नाधाई का, देवनारायण भगवान का और आशापुरा का तीनों मंदिर बनाने की हमारी योजना, हमारा विचार है। अगर समाज उसे गले से लगाएगी तो वो काम सुंदर, अति सुंदर होगा। समाज के ऊपर निर्भर है कि समाज इसमें क्या योगदान दे। हम आज 10 साल से काम कर रहे हैं समाज के अंदर सुंदरता को और गुजर गौरव बिरादरी को एक संस्कार में, एक समाज में एक सुंदर भविष्य उज्जवल हो हमारी समाज का। इसलिए माता पन्नाधाई का मंदिर बनाकर युवाओं को एक विचार देना चाहिए प्रणाम करने का। जैसा कि नानजी भाई का उद्देश्य मैन आपके समझ में आया होगा कि इनका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा समाज हमेशा से जागरूक तो रहा है, लेकिन कालांतर में या समय समय पर हमारे समाज की स्थिति ऐसी रही कि हमारा समाज पर्यावरण से या ऐसी गतिविधियों से दूर होता गया। उसी को पर्यावरण से, समाज के लोगों को पर्यावरण से जोड़ना, फिर पन्नाधाई से जोड़ना, फिर भगवान देवनारायण से जोड़ना, इनसे का उद्देश्य यही है कि समाज कैसे भी करके जो विकास की मुख्य धारा है, पर्यावरण जिसको बोलते हैं, कि पर्यावरण के माध्यम से समाज भी अग्रसर हो पर्यावरण के प्रति और उस पर्यावरण के महत्व को समझे। साथ ही नानजी भाई आप जिक्र भी करते रहते हैं हमेशा, आप एक छोटा मोटा प्रोग्राम 8 मार्च पर, जो कि माँ पन्नाधाई का जन्म दिवस भी है और भारत ही नहीं पूरा विश्व महिला दिवस के रूप में मनाता है, तो क्या अब की बार जो आने वाली 8 मार्च है उस पर क्या कोई किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा है? हम नारी शक्ति के ऊपर, हमारी युवा बेटियों के ऊपर, किशोरी महिलाओं के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर 6-7 2 दिन हम प्रोग्राम रखेंगे 6-7 मार्च को जी। 8 मार्च तो पन्नाधाई जयंती है, महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित हो, माता पन्नाधाई राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित हो, इसके लिए मैं 7 सालों से काम कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, राष्ट्रीय पन्नाधाई राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित हो, इसके लिए राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में हमारा एप्लीकेशन भी दिया है, हम लोग वक्त पर लेटर दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम 1 लाख पोस्ट कार्ड लिखेंगे राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। पन्नाधाई का जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए, इस मुहिम पर ये पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, भी सहयोगी रहा हूँ। निश्चित रूप से नानजी भाई की जो ये प्रयास है वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले प्रयास हैं, और आने वाली सरकार या जो टाइम है उसमें निश्चित रूप से 8 मार्च का दिन पन्नाधाई से जुड़ेगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। नानजी भाई, समाज के जो कई युवा आपको अपना प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं, एक आपका चेहरा समाज में एक आइडियल के रूप में पहचाना जाता है, तो समाज के उन युवाओं को जो आज कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई के अंतिम दौर में चल रहे हैं या काम धंधा करने की तलाश में है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नौजवान युवा भाई बहनों से हम निवेदन करेंगे, उनसे एक आग्रह करेंगे कि आप किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे, कोई भी कार्य को कार्य समझकर हमेशा आगे बढ़ते रहें। जब तक आप एक कर्म योगी नहीं बन जाते हैं, जब तक किसी भी श्रम काम के अंदर, कर्मों के अंदर किसी भी तरह की श्रम को नहीं लागू करें। छोटे से छोटा काम भी, मैं होटल में कपड़े धोते हुए, ऑटो रिक्शा चलाते हुए, ट्रेन में चाय बेचते हुए, 93 जब राजीव गांधी मरा था उस दिन मैं ट्रेन में चाय बेचता था, ट्रेन में चाय बेचकर आज मैं आपके सामने उद्योगपति कहलाता हूँ, आज मैं राष्ट्रीय पर्यावरण प्रेमी कहलाता हूँ। मैंने ये सारे स्टेप को पार करके आज मैं आपके सामने बोलने लायक
हुआ हूँ। आज ये समाज के गौरव जो हैं, गुजर दर्शन पत्रिकाएं या अनेक जितने भी समाज के पत्रिकाएं हैं, इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, पत्रकार हैं, ये सभी आज इस हमारा जो मान और सम्मान जो कर रहे हैं वो मेरे कर्मों के अनुसार ये सब हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर्म करें और अपने माता पिता का, अपनी पंचायत का, अपने गांव का, अपने समाज का और अपने देश का गौरव बढ़ाने का मन में संकल्प लेकर आगे बढ़े। अवश्य आपको एक दूसरा व्यक्ति आपका हाथ पकड़ने के लिए, जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे आपका हाथ पकड़ने के लिए लाखों हाथ तैयार रहेंगे। जय हिंद। तो ये थे आशापुरा कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजी भाई गुजर। नानजी भाई गुजर के बारे में जैसा उन्होंने बताया कि समाज की ऐसी शख्सियत है और गुजरात प्रदेश या महाराष्ट्र के आसपास के जो एरिया है उसमें हमारे समाज को अपने कार्यों से इस प्रकार गौरवान्वित कर रहे हैं जबकि वहाँ जाने वाला हर गुजर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम नानजी भाई के क्षेत्र में आए हैं। और उन लोगों को बारे में अदर लोगों से पूछते हैं तो हर कोई नानजी भाई के बारे में चर्चा करता है, तो हमारा या हमारे लोगों का सीना गर्व से गौरवान्वित होता रहता है। तो निश्चित रूप से नानजी भाई ने हमारा गौरव आगे बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, हम आपको आगे भी समाज की ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे। जब तक के लिए राम राम साहब। राम राम।